नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने भाग 3 का ये प्रश्न। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारा दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल देखने मिलेगा जो आपके सीटेट के एग्जाम में, दोस्तों आपका सीटेट हो या टेट हो, आपका कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, वो आपका जो टीचर से रिलेटेड हो यानी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आप एक बार में पास कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों एक नंबर सवाल से शुरू करते हैं कि पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है। देखिए सवाल में क्या है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो दोस्तों इसमें भाग पूछा है तो ये ऑप्शन में दिया हुआ कि 1/3, 2/3, 3/4 या दोस्तों आपका आधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 3/4 भाग। ठीक है, 3/4 भाग क्या है, जल से ढका हुआ। इसका अगर प्रतिशत में निकाले दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 3/4 गुना में 100%। यहाँ पर हो जाएगा 4×25 100 और ये हो जाएगा दोस्तों 75%, यानी जो है वो जल से ढका हुआ है हमारा पृथ्वी। आगे का सवाल है कि आर्द्रता को मापा जाता है, किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से, एनीमोमीटर से, बैरोमीटर से या दोस्तों हाइग्रोमीटर से। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, तो आर्द्रता को मापा जाता है दोस्तों आपका हाइग्रोमीटर से। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल महासागर समुद्रों में पाया जाता है। तो दोस्तों 97% आपका जल जो है वो महासागर समुद्र में पाया जाता है। आगे का सवाल है कि पृथ्वी का मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए अनुपयोगी है। ठीक है, यानी कितना प्रतिशत जल के पानी को हम लोग नहीं पी सकते हैं समुद्र के। वो हो जाएगा दोस्तों आपका 1%, 99%, 49% या 2%। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 99% भाग हम पानी नहीं पी सकते हैं, ये हमारे लिए अनुपयोगी होता है। ठीक है, उचित नहीं होता है। तो केवल दोस्तों हम लोग 1% जल पीने पानी योग्य जो होता है वो पी सकते हैं, और 1% से भी आप लोग दोस्तों 0.65% जो होता है ये हम लोग पी सकते हैं। ठीक है, ये एकदम शुद्ध होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लोग पी सकते हैं। आगे का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल से होती है। तो हैजा, पीलिया, चेचक और टाइफाइड और दोस्तों पेचिस। दोस्तों इसमें आपका चेचक जो है ये आपका वायरस जनित रोग है, इसीलिए इसको छोड़कर दोस्तों आपका हैजा, पीलिया, टाइफाइड और पेचिस ये आपका जल से होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 4 और 5 ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है कि मीनामाता रोग किस धातु के घुलने से होता है, कैडमियम, मरकरी, तांबा या लोहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मरकरी, और इसका सूत्र होता है दोस्तों आपका Hg, इसका प्रतीक होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है। जल साफ हो जाता है, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है, बीमारियाँ दूर हो जाती है, ऊपर में से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों दूषित जल में अगर आपका पानी गंदा हो गया है उसमें अगर फिटकरी डाल दें तो उससे क्या होता है कि अशुद्धियाँ जो होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे का सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल। जल का मुख्य स्रोत क्या है, महासागर है, समुंदर है, नदियां है या वर्षा है। तो दोस्तों जल का जो मुख्य स्रोत होता है वो वर्षा का ही पानी होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे का सवाल है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, 21 सितंबर को, 13 जनवरी को या 5 जून को। तो दोस्तों वाटर जो डे होता है वो मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए और अच्छी तरीके से दोस्तों अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे का सवाल है कि 10 नंबर, वायु गैसों का मिश्रण है। सही बात है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन के अलावा धूल के कण और जलवाष्प भी होते हैं। इस मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। जैसे दोस्तों नाइट्रोजन का होता है आपका 78%। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों ऑक्सीजन का बोले तो आपका ये होता है 21%। उसी तरह से दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा होता है यानी CO2 का ये होता है दोस्तों बहुत कम, यानी 0.03% होता है आपका वायुमंडल में इसका मात्रा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या दोस्तों आर्गन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है। देखिए आगे का सवाल है आपका 12 नंबर, वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं, तापगृह प्रभाव कहते हैं, लाल गृह प्रभाव कहते हैं, हरित गृह या नीला ग्रह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है कि वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है, यानी वायुमंडल के कितने मंडल होते हैं, कितने परत होते हैं। 2 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 10 होते हैं।
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 5, ठीक है, जिसमें आपका जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और दोस्तों बहिर्मंडल होता है। देखिए आगे का सवाल है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है। ये आपका क्षोमंडल होता है, समताप मंडल, आयन मंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्षोमंडल, जो कि सबसे निचली परत है आपका, ठीक है, जिसमें हम लोग पेड़ पौधे पशु इत्यादि रहते हैं। आगे का सवाल है कि किस मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा होता है। समताप मंडल का, मध्य मंडल का, आयन मंडल का, या दोस्तों बहिर्मंडल का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य मंडल का जो तापमान होता है वो सबसे हायर होता है। आगे का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमको नेगेटिव पूछा है दोस्तों। तो देखिए जल, वायु, उष्मा, प्रकाश, मृदा, पर्यावरण के अजैविक संगठक है। हमारे लिए सिर्फ 1% जल ही उपयोगी होता है। दूषित जल पीने से शारीरिक में विकलांग आ जाती है। गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता। कौन कहता है कि गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका असत्य कथन है और नेगेटिव का दोस्तों नेगेटिव से आंसर मैच करा दिए, ठीक है। आगे का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रू है यानी सत्य है। नाइट्रोजन गैस जल में सहायता करती है। नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए आवश्यक है। दोनों ए और बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए दोस्तों आवश्यक होता है, एसेंशियल होता है। आगे का सवाल है कि किस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, या मध्य मंडल में। तो दोस्तों ओजोन गैस की जो परत पाई जाती है वो आपका समताप मंडल में पाया जाता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। आगे का सवाल है 19 नंबर में कि निम्न में से किस गैस का प्रयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या दोस्तों आपका ऑर्गन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका और कार्बन डाइऑक्साइड, जिस गैस का प्रयोग हम लोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। आगे एक सुमेलित बना गया मैचिंग वाला, इसको भी देख लेते हैं कि सुमेलित कीजिए। कोयला कण, उसके बाद है एंथ्रेकोसिस, कपास कण, श्वेत फेफड़ा कैंसर, अनाज कण, सोट्स रोग, या दोस्तों ऊन कण, कृषक फुसफुस, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों बोगासोसिस। तो देखिए दोस्तों इसको मिला लेते हैं। कोयला कण होता है आपका एंथ्रेकोसिस, कपास कण होता है दोस्तों आपका श्वेत फेफड़ा कैंसर, अनाज कण होता है कृषक फुफ्फुस, और दोस्तों आपका ऊन कण जो होता है ये शॉर्ट्स रोग होता है। तो ऑप्शन के मुताबिक दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो रहा है। आप लोग भी एक बार टच कर लीजिए, बना लीजिए इसको। आगे का सवाल है ओजोन छिद्र को किस इकाई में मापा जाता है। कैंडेला में, डायप्टर में, डबसन में, या डेसिबल में। दोस्तों आर्द्रता को ओजोन छिद्र को किससे मापा जाता है, वो आपका डेसिबल से, और डेसिबल का डीबी होता है, ठीक है। चलिए आगे का सवाल है कि स्टोन लेप्रोसी क्या है। किडनी में पथरी होना, पित्ताशय के अंदर पथरी होना, पत्थरों का गलना, या आमाशय में पथरी होना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्थरों का गलना, ये स्टोन लेप्रोसी का मतलब होता है। आगे का सवाल है कि लंदन धूम्र दिखाई देता है। लंदन धूम्र यानी लंदन स्मॉग क्या होता है, ठीक है, सुबह को, दोपहर में, शाम में, रात में। तो दोस्तों लंदन जो होता है लंदन धूम्र, ठीक है, इसको लंदन धुंध भी कहा जाता है। तो लंदन धूम्र आपका दिखाई देता है दोस्तों सुबह को यानी मॉर्निंग के टाइम में। आगे का सवाल है आपका दोस्तों 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है। सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग से, एलपीजी और सीएनजी के प्रयोग से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस के प्रयोग से, या उपरोक्त सभी से। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज। आगे का सवाल है 25 नंबर, सबसे ज़्यादा वायु दाब कहाँ पाया जाता है। पहाड़ों पर, जंगलों पर, समुद्र सतह पर, या समताप मंडल में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका समुद्र सतह में सबसे ज़्यादा आपका वायु दाब मिलता है। आगे का सवाल है दोस्तों आपका 26 नंबर, पछुआ पवन उदाहरण है किसका, स्थायी पवन का, मौसमी पवन का, स्थानीय पवन का, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्थायी पवन, जो कि एक पछुआ पवन का उदाहरण है। आगे का सवाल है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन किसके पैमाने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर केल्विन, ठीक है। सॉरी ये उष्मा, ये किसके पैमाने होते हैं दोस्तों, ये आपको उष्मा के पैमाने होते हैं। आगे का सवाल है, देखिए आगे का सवाल क्या है दोस्तों कि डक्टरी थर्मोमीटर में मनुष्य का तापमान कितना होता है। 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या दोस्तों आपका 42 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेंटीग्रेड में होता है यानी सेल्सियस में होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें दोस्तों तो इसमें होता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 212, ठीक। चलिए आगे का देख लेते हैं दोस्तों। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है। संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, आतपन के द्वारा, या चालन के द्वारा। तो दोस्तों ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो आपका चालन के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
आगे का सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है यानी पॉजिटिव है कि ऊष्मा का संचरण गर्म से ठंडे की तरफ होता है, उस वायु ऊष्मा की कुचालक है, उसके बाद है दोस्तों आपका कांच ऊष्मा का कुचालक है और ऊपर सभी। राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊष्मा का संचरण गर्म से ठंडे की तरफ होता है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका 31 नंबर की किस विधि के द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है? चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा या सभी के द्वारा? राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका संवहन के द्वारा। आगे का सवाल है बर्फ का गलनांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या दोस्तों 110 डिग्री सेंटीग्रेड? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे का सवाल है आपका 33 नंबर की कांच उदाहरण है पारदर्शी वस्तु का, अपारदर्शी वस्तु का, पारभासी वस्तु का या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पारदर्शी वस्तु का कांच आपका उदाहरण है। छाया निर्माण के लिए निम्न में से किस वस्तु की आवश्यकता होती है? प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु, पर्दा या उपरोक्त सभी का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर सभी यानी ऑल ऑफ दीज। आगे का सवाल है कि प्रकाश का मार्ग कैसे होता है? एक सरल रेखीय होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है या सर्पिलाकार होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रकाश का जो मार्ग होता है यानी प्रकाश की जो दिशा का जो मार्ग होता है वो आपका दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। चलिए आगे का सवाल है निम्नलिखित किसी दर्पण के उपयोग पर विचार कीजिए, यानी ये कौन सा दर्पण के गुण दिया हुआ है। चलिए इसको देखकर हमको बताना है कि इसका उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में होता है। ठीक है, इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है, ये भी ठीक है। इसका उपयोग आँख, कान, नाक और दांत के डॉक्टर करते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ये क्योंकि ये सारे गुण आपका जो है ये अवतल दर्पण में होता है। आगे का सवाल है रात में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है कि वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं दोस्तों आपका 7 रंगों में। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि विबग्योर को याद रख लीजिएगा। ठीक है, विबग्योर को याद रख लीजिएगा, जिसमें वी होता है आपका वायोलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड होता है। चलिए आगे का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होती है? उगते और डूबते सूर्य का लाल दिखाई देना, दोपहर के समय सूर्य का सफ़ेद दिखना, ए और बी दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों। इंद्रधनुष में बैगनी और जामुनी के बाद कौन सा रंग होता है? तो दोस्तों बैगनी और जामुनी के बाद आपका होता है नीला रंग। ठीक है, आगे का सवाल है ध्वनि आवृत्ति की इकाई है, तो ध्वनि को किससे मापा जाता है? आपका डेसिबल से मापा जाता है। चलिए आगे का सवाल है कि सामान्य बातचीत की तीव्रता होती है, कितना बातचीत की तीव्रता होती है दोस्तों? देख लेते हैं, डीबी यानी 10 डबसन, 30 डबसन, 60 डबसन या दोस्तों आपका 80 डबसन? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 60 डबसन। आगे का सवाल है कि महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि उसकी ध्वनि की तीव्रता अधिक ज़्यादा होती है, उसकी ध्वनि का तारतम्य अधिक होती है, या उसकी ध्वनि की गुणवत्ता ज़्यादा होती है? तो दोस्तों उसकी ध्वनि की जो तारतम्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की तुलना में पतली होती है। आगे का सवाल है प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 10 मीटर, 15 मीटर, 17 मीटर या दोस्तों 21 मीटर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 17 मीटर। ठीक है, आगे का सवाल है और शायद ये लास्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से जीव अवस्त्रवृत्त अंगों को सुन सकते हैं? गैंडा, हाथी, व्हेल या सभी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये तीनों हो जाएगा, यानी ऊपर सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। अगर अच्छा लगे इस वीडियो को देखो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कीजिएगा।